हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक बार फिर हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आपके लिए एक नई वीडियो बना रहे हैं। घर की याद कविता। आप देखें ना देखें वो आपकी मर्जी, काम हम अपना करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ कवि ने भी कहा है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तुम, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तुम। तो आगे बढ़ते रहना इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु। तो आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की कविता है, और इस कविता में कवि ने आंदोलनकारियों की मनोस्थिति का वर्णन किया है। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म सन 1913 डिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सियाँ, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इंदम न मम आदि, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से ये अलंकृत हैं। और सन 1985 में इनका निधन हो गया। बच्चों, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम ही है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के जिन कवियों में की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें से प्रमुख हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद की मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, और इस सहजता के संबंध गांधी जी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। उपाधि मिली हुई है कविता के गांधी की। तो मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल की गद्यात्मक से लगते वाक्य विनाश को ही कविता में बदल देने की उनकी अद्भुत अक्षमता है। इसी कारण बच्चों, कविता सहज और लोक के अधिक करीब हो जाती है अपनी भाषा के कारण, सहजता के कारण। तो भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, श्याम या दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी वे आत्मीय स्वर उनके अंदर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और अक्षोभ भरपूर हैं, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। तो घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के से विस्थापन यानी घर से दूर की पीड़ा सालती है, यानी दुख देती है। कवि के समृद्धि संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं घर की याद कविता। तो घर की याद कविता घर की याद कविता में भवानी प्रसाद जी जेल में हैं, और भवानी प्रसाद जी अपने उन बहन भाइयों को याद करते हैं, जिसमें उनकी 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं। बहनें किस प्रकार सावन के दिनों में, क्योंकि एक तरफ उनके नैनों से घर की याद में आंसू बह रहे हैं, दूसरी तरफ आसमान से बादल बरस रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। कवि को याद आ रही है कि आज जो है
पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, यानी आसमान से बादल बरस रहे हैं, लेकिन उनके आँखों रूपी बादलों से भी बहुत पानी बह रहा है और उनका मन जो है वो अपनों की याद में घिर रहा है, यानी उन्हें रह रह कर अपनों की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहा है कि पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, जैसे जैसे बादल पानी बरसा रहे हैं वैसे वैसे उनको अपना घर आँखों में तैरता नजर आ रहा है। कहने का भाव है कि कवि को अपने घर की याद आ रही है और उतने उनके आंसू तेज हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहता है कि घर जो कि मुझसे दूर है, क्योंकि कवि जेल में है, सात समंदर यानी कि जो जेल थी काले पानी की जेल, उस जेल में बंद किया गया था भवानी प्रसाद मिश्र को। तो घर खुशी का पूर है जो। कवि कहता है कि घर जिसमें सभी प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती हैं, घर खुशियों से भरपूर है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। कवि कहता है कि घर के अंदर 4 भाई और हैं, कवि के 4 भाई हैं, उसके अलावा मायके में बहनें आई। सावन का महीना है तो बहनें भी मायके में रहने के लिए आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, बहनें अपने बाप के घर, जो कि खुशियों का घर होता है। हर स्त्री को अपने पिता के घर में खुशियाँ मिलती हैं। हाय रे प्रताप के घर, जो खुशियों का घर था आज वो दुख का घर हो गया है। प्रताप यानी भवानी प्रसाद मिश्र के वहाँ ना होने से, भाई के घर में ना होने से सारा परिवार उदास है, क्योंकि वो जेल में हैं। घर में सब जुड़े हैं, जुड़े मतलब कि इकट्ठे हुए हैं। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कभी कभी अवसर होता है घर में किसी अवसर विशेष पर कि सब इकट्ठे होते हैं। 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है 4 भाई हैं और 4 बहनें। भाई आपस में बूझा होते हैं, भाई भाई की बूझा होता है, बच्चा सहायक होता है, और बहनें भाइयों का क्या होती हैं, प्यार होती हैं। तो यहाँ अत्यंत सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तुकांत छंद है, क्योंकि अंत में तुक है, स्वर मैत्री और पद मैत्री के कारण तुकांत छंद है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि कहता है घर में 4 भाई तो घर में थे ही, बहनें और आ गई हैं। बहनें आई तो बाप के घर में कुछ दिन खुशियाँ मनाने थी, लेकिन आगे कवि के घर में न होने से वो घर दुख का घर हो गया है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि कहता है कि उसकी माँ बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी, और वह मेरे दुख में संतृप्त है, यानी दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कहता है कि माँ वो गोदी है जिसमें एक बार सिर रख लिया जाए तो फिर किसी को कोई दुख नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी माँ की गोद में सिर रख देते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी सने धारा, माँ वो सने धारा, बच्चों यहाँ रूप अलंकार का प्रयोग किया है। सने धारा प्रेम का प्रवाह का यहाँ तक भी पसारा, पसारा होता है फैलाव। कवि कहता है कि यहाँ जेल में भी माँ की उस प्रेम धारा का प्रसार है, वो यहाँ तक भी है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कहता है यदि मेरी माँ अनपढ़ ना होती तो वह यहाँ रहते हुए भी मेरे पास पत्र लिखती और मैं उसका पत्र पढ़ पाता। कवि को इस बात का दुख है कि उसकी माँ अनपढ़ हैं। यदि अनपढ़ ना होती वो तो वो अपने बेटे को पत्र अवश्य लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा, कहते पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी कभी नहीं आया। व्यापना होता आना। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कहते हैं कि उनको बुढ़ापा नहीं आया, वो वृद्ध होते हुए भी वो वृद्ध नहीं है, यानी उनमें इतना जोश है। आज भी वो अगर दौड़ लगाएं
तो बड़े बड़ों को हरा देते हैं, और जो खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनकी हंसी के समान के जोश भरी हंसी किसी की नहीं होती। मौत के आगे न हिचके, कवि कहता है कि हिचकिचाना होता है डरना। इतने निर्भीक हैं उनके पिता कि मौत से भी नहीं डरते, शेर के आगे न बिचके, शेर से भी नहीं घबराते, सामने शेर आ जाए तो भी उसका भी सामना करना जानते हैं। बोल में बादल गरजता, यानी कि उनकी आवाज़ इतनी कड़क है बादल की तरह। काम में झंझा लरजता, झंझा तूफान को कहते हैं कि तूफान भी उनके काम के आगे लज्जा अनुभव करता है, यानी वो इतनी तेज गति से काम करते हैं कि तूफान भी उनकी गति के आगे शर्मिंदा होता है। आज गीता पाठ करके, कवि को अपने पिता की याद आ रही है कि वो आज सवेरे उठे होंगे और गीता पाठ, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, प्रतिदिन सुबह उठ के गीता पाठ करते हैं। दंड 260 करके, छोटे प्रश्नों में प्रश्न आते हैं कि उनके पिता कितने दंड बैठक लगाते हैं। 260 दंड बैठक प्रतिदिन लगाते हैं। खूब मुकद्दर हिला लेकर, हाथ में मुकद्दर लेकर के, मुकद्दर बच्चों कसरत करने के लिए एक लकड़ी का भारी सा लट्ठा होता है जिसको घुमाया जाता है। मुठ उनकी मिला लेकर, दोनों हाथों की मुठ होती है, मुट्ठी को में उसको बंद करके खूब घुमाते हैं। कहते पिताजी आज सुबह जब ये सब अपनी दैनिक क्रियाएं करके नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे, ऊपर छत से नीचे उतर कर आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, यानी उनकी आंखों में दुख के आंसू आए हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो यहाँ कवि को बारी बारी अपने घर के सदस्यों की याद आती है। पहले माँ के बारे में उन्होंने कहा कि माँ अनपढ़ है, फिर उन्होंने पिता के बारे में कहा कि अब भी उनके पिता में इतना जोश है कि पहलवान भी उनके आगे शर्मिंदा होते हैं, यानी इतना वो सवेरे उठते हैं, गीता पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक लगाते हैं, मुकद्दर घुमाते हैं। तो आज जब वो नीचे उतर कर आए होंगे अपनी दैनिक क्रियाएं करके, तो उनकी आंखों में दुख के आंसू होंगे। नैन आँखों को कहते हैं, नैन जल से छाए होंगे, यानी कि जल मगन होंगी उनकी आंखें, जल नम होंगी। 4 भाई 4 बहनें, जब पिताजी आंगन में आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा? 4 बेटे हैं और 4 बेटियां। खेलते या खड़े होंगे, घर में इधर उधर कोई खेल रहा है, कोई खड़ा है, नज़र उनको पड़े होंगे, उन्हें दिखाई दिए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 4 बेटे वहाँ हैं, 4 बेटियाँ वहाँ हैं, पूरा परिवार है, लेकिन 5वां वहाँ नहीं है। उसको याद करके आज पिताजी भी रो पड़े होंगे। तो वो 5वां कौन है? कहते 5वें का नाम लेकर। 5वां स्वयं कवि है। 5वां मैं हूँ अभागा, अपने आप को बदकिस्मत कहा है क्योंकि वह घर वालों से दूर है, उसके माता पिता के पास नहीं है। 5वां हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, यानी अपने जो दूसरे बेटे थे उन सब में श्रेष्ठ कवि के पिता कवि को ही मानते थे। पिताजी कहते रहे हैं, यानी उसे सबसे श्रेष्ठ बताते रहे हैं। प्यार में बहते रहे हैं, यानी अन्य भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे, यानी सोने पर सुहागा, वो दूसरे सोना है तो ये सुहागा है। कहते हैं आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे मतलब निकम्मे, बेकार। कहते हैं आज उनको अपने बेटे जो 4 उनके पास हैं वो हेठे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, यानी मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है। ये पिता की कामना थी कि मैं देश के काम आऊं, लेकिन मैं यहाँ आज उन सब से दूर बदकिस्मती से यहाँ बंधा बैठा हूँ। जब पिताजी को देखा होगा माँ ने, कैसे? आँखों में आंसू लिए, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। जब पिताजी को सजल आँखों से देखा कि उनकी आँखों में दुख के आंसू हैं,
अपने सारे बच्चों को वहाँ खेलते हुए बैठे इधर उधर देखकर 5वें बेटे की याद आ रही है। तो पिताजी बहुत दुखी हैं और माँ ने उनको जब इस दुख में देखा होगा तो अपने दिल पर पत्थर रख करके, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तब माँ ने कहा होगा किस लिए रो रहे हो तुम उस बेटे के लिए, वो वहाँ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि माँ नहीं जानती कि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कितनी कठिन, मतलब कि कठोर यातनाएं दी जाती हैं। तो माँ सांत्वना दे रही है अपने दिल पर पत्थर रख के। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक होती है रीत। माँ कहती है कि अगर वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है, देश की आज़ादी से जुड़ा है, तो वो इसे अपना अधिकार समझकर, अपनापन समझकर कि भारत माता को स्वतंत्र करवाना उसका भी कर्तव्य है, और तुम्हारी इच्छा जानकर। और अगर वो गया भी है तो क्योंकि तो उसने तुम्हारी जो घर का प्रचलन है उसको ही पूरा किया है, क्योंकि अब तुम्हारे घर की रीत रही है देश के लिए काम करने की। तो पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, कवि ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। पाँव पीछे हटाना और कोख को लजाना। यदि वह इस आंदोलन से सजा के डर से पीछे कदम खींचता तो इससे मेरा दूध लज्जित होता, इससे मेरी कोख लज्जित होती। इस तरह हो ना कच्चे, यानी तुम मन से मत हारो, रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम्हें इस तरह भावुक देखकर ये दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, कवि सोच रहा है ये सब बातें कि ऐसा हुआ होगा। पिताजी जब आए होंगे तो उनकी आंखों में, याद में आंसू आ गए होंगे। तो कहते पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर जब पिताजी ने ये बात कही होगी तो उन्होंने कितना सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, देखो तुम ये क्या कह रही हो, मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य कैसे खो रहा हूँ, नहीं खो रहा, मैं नहीं रो रहा। हेस जिले हरे सावन, अब कवि कहता है किसको, बादलों को। हेस जिले हरे भरे सावन के बादल हैं कि मेरे पुण्य पावन, ये मेरा पवित्र पुण्य कर्म हैं। तुम बरस लो वो न बरसे, तुम चाहे कितने बरस लो। यानी कि कवि खुद को कहता है मैं चाहे कितना भी रो लूँ, मेरी आँखों रूपी बादल कितने भी बरस ले, 5वें को वो न तरसे, 5वें के लिए वे ना तड़फे, उन्हें मेरी याद ना आए। अब बादलों को संदेशा देकर भेजने की बात कहता है, क्योंकि बच्चों ये काल्पनिक है सारी कविता। कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा, घर में ये हो रहा होगा। अब बादलों को कहता है तुम चाहे कितने भी बरस लो, लेकिन मेरी तुमसे ये विनम्र प्रार्थना है कि मेरे घर वाले मेरी याद में बिल्कुल ना रोएं, वो मुझे याद करके तड़फे ना। मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, तुम जाके ये संदेशा दो कि मैं मौज में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, मैं मज़े में हूँ, सही है। इतना है कि मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। लेकिन मेरी मजबूरी यही है कि मैं घर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, यानी इस बस में बहुत बड़ी लाचारी है। तो यहाँ बस शब्द की बार बार अभिव्यक्ति हुई है। तो कहते हैं ये बस जो है ना ये बहुत बड़ा है, ये कवि की बेबसी को बयां करता है। इसी बस में सब बस विरस है, इस बस में ही वो राज छिपा है कि मैं कितना खुश हूँ या मेरे साथ क्या बीत रही है, मेरा दर्द ये बस ही बयान करता है। तो कवि बादलों से अनुरोध करता है कि मेरी जो वास्तविक स्थिति है उनको कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना।
उनका धैर्य बंधाते रहना। उनको कभी भी मत कहना कि मैं वहाँ इतना दुखी हूँ, मेरी बेबसी है, मैं बड़ा उनको याद करता हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनको तो ये कहना कि मैं अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी जेल में अच्छे से कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, ये कहना कि वहाँ जेल में जो उसे काम मिलता है, क्योंकि जेल में चरखा काटते थे गांधी जी और उनके साथी। काम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ये लोग जो हैं यहाँ हैं वो कह रहे हैं कि कोई दुख मत करो, यही मैं भी कहना चाहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कवि कहता है कि मेरे घर वालों को कहना मैं बहुत खुश हूँ। काटने में व्यस्त हूँ मैं काटने में व्यस्त हूँ, यानी अपने काम में, चरखा काटने में व्यस्त रहता हूँ, लगा हुआ हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। तो यहाँ कवि हकीकत को बताना चाहता है कि जेल में लोगों को ना तो भरपेट खाना खाने को मिलता था, इसलिए वजन 70 शेर मेरा, मतलब कि मैं हट्टा कट्टा हूँ और भोजन मुझे यहाँ बहुत सारा मिलता है। तो अपने इस दुख को भी बता रहे हैं कि वहाँ भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता। कूदता हूँ खेलता हूँ, यानी यहाँ ठाठ बाट से हूँ, उछल कूद करता हूँ। दुख डट कर ठेलता हूँ, दुखों का डट कर सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। अस्त माने बुझा हुआ, उदास, निराश, यानी ख़त्म होने की कगार पर हूँ मैं। ये मत कहना, उनको कहना कि मैं हट्टा कट्टा। कहते हैं बच्चों, काला पानी की जो जेल थी वो बहुत ही भयानक, वहाँ का इन्वायरमेंट जो था वो इतना था कि वहाँ रहने वालों को कोई ना कोई भयानक बीमारी लग जाती थी। और जेल का जो वहाँ कैदियों के साथ व्यवहार था जेल अधिकारियों का, वो बहुत ही बुरा था। तो इसलिए कहता है कि यूं न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। कवि कहता है मेरी हकीकत को बिल्कुल भी मत बताना मेरे घर वालों को, जैसा हूँ मैं वैसा, यानी यथास्थिति को व्यक्त मत करना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कहता है कि मेरी असलियत कभी भी मेरे घर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं डरने लगा हूँ। किनसे? आदमियों से देखकर। और दिन रात को मुझे नींद नहीं आती, इतना बेचैन हूँ मैं, आदमियों से भागने लगा हूँ, यानी कि इंसानों से मुझे डर लगने लगा है। मेरी हालत ये हो गई है कि मैं अपने आप से भी डरने लगा हूँ। तो कवि ने यहाँ यही बात बताई है। कह न देना मौन हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं किसी से बात नहीं करता, चुप हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं तो अपने आप को भी भूल गया कि मैं कौन हूँ। देख ना कुछ बक न देना, गलती से भी मेरी यथास्थिति को उनके आगे मत बता देना। उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई संदेह न हो, ऐसा कुछ भी मत बोल देना। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, 5 मई को वो न तरसे। कवि कहता है कि तुम चाहे कितना भी बरस लो, लेकिन वो नहीं बरसने चाहिए। तो बच्चों, इस पूरी कविता में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, और भावपूर्ण शैली है इसकी, क्योंकि समृद्धियों को भावपूर्ण चित्रण किया है। जो समृद्धि हैं, घर की याद है, उसका भावपूर्ण चित्रण किया है कवि ने। तो अनुप्रास अलंकार और समछंद का प्रयोग है बच्चों इस पूरी कविता में। 14 मात्राओं वाले समछंद का, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार भाषा है और साहित्यिक खड़ी बोली है। पूरी की पूरी कविता में कवि ने अपने घर वालों की याद को किस प्रकार, उन्हें एक एक करके पहले अपना घर,
फिर घर में माँ यानी वो सारे बहन भाई, माँ पिता बहनें जो घर में आई हुई हैं उनको याद किया है। तो प्रसाद गुण है, क्योंकि सभी कैदियों के साथ ऐसा हो रहा था। मुहावरेदार भाषा है जिसने लाक्षणिकता प्रदान की है। और लंबी कविता है बच्चों। माँ की विशेषताओं को बताया है कवि ने कि माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता को सांत्वना देती है। पिता चाहे कितना भी मजबूत है, कितना भी उससे यानी तूफान भी उसके आगे शर्माता है, वह शेर से भी नहीं डरता, लेकिन बेटे की याद में वह भी भावुक है। तो यहाँ कवि ने अनुप्रास के साथ साथ विरोधाभास अलंकार का भी, एक तरफ तो कहता है कि मैं हट्टा कट्टा हूँ और दूसरी तरफ अपनी उस स्थिति को बयान कर रहा है। तो कवि ने कि भोजन भी पूरा नहीं मिलता, आदमियों को देखकर डरने लगा हूँ। तो यहाँ विरोधाभास और आपको बताया था अनुप्रास अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। सोने पर सुहागा मुहावरा है। तो बच्चों पूरी कविता में संबोधन शैली का भी प्रयोग है, क्योंकि बादलों को संबोधित किया है कवि ने। और यमक अलंकार बताया आपको मैंने कि बस बस जितनी बार भी आया है उसमें हर बार अलग अर्थ प्रकट किया है। तो यमक अलंकार का भी प्रयोग है। तो बच्चों आपने तो वीडियो देखनी नहीं है, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो वीडियो के देखने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल करके इसमें से छोटे प्रश्नों को भी, छोटे जो प्रश्न हैं उनको भी करें अपनी कॉपी में, क्योंकि 8 नंबर के छोटे प्रश्न कॉपी में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि सहज सरल साहित्य खड़ी बोली है, संबोधन शैली है, चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और 14 मात्राओं वाला मात्रिक समछंद का प्रयोग है यहाँ, स्वर मैत्री, पद मैत्री, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और विरोधाभास अलंकार आदि का प्रयोग किया है। मुहावरेदार भाषा है, साहित्य खड़ी बोली है, अनुप्रसाद गुण सर्वत्र कविता में व्यापक है। तो ये रही आपकी कविता, इसे सुनिए और फिर इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न लिखेंगे। धन्यवाद।